sp ओके, sp होता है। चलो अच्छा देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक एल्कीन बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो C डबल बॉन्ड C H H H H। तो बेटा एल्कीन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, उस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि अगर 3 सिग्मा होते हैं तो sp2, 4 सिग्मा होते हैं तो sp3। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? yes sir तो बेटा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो बेटा इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग को पता है, ये होता है sp2। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाते कैसे, ये तुम्हें अब याद रखना पड़ेगा। हो सकता है पहले वाला ना याद हो, लेकिन अब फिर से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कार्बन लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 6। उसके बाद बेटा उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इतना लिखने के बाद बेटा हम लोग ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट भी बनाते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी बनाते हैं। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट शेल बनाते हैं, वो कौन सा है, 2s और 2p। तो ये आपका 2s है और ये आपका 2p। तो बेटा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया था वैलेंसी के लिए भी कि यहाँ पर एक्साइटेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर 2p में खाली ऑर्बिटल है, इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनपेयर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं, एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। और राधिका हमने तुमको ये भी बताया था कि एक्साइटेड स्टेट में जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एटम की वैलेंसी होती है। तो बेटा 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके चला गया 2p के ऑर्बिटल में। इस तरह से टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? yes sir ओके, बस छोटा सा काम अब और क्या करना है। आप ये देखिए कि कार्बन में कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तुम कहोगे सर दोनों कार्बन में जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुई है वो एक s 2 p की हुई है, यानी sp2 मिक्सिंग हुई है। तो बेटा यहाँ पे भी वही काम करिए, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के आप एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दीजिए। तो उसमें p का कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आफ्टर मिक्सिंग जो शेप बनेगा वो ये बनेगा। तो 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया है बेटा, तो इक्वल एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये देखिए इक्वल एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, क्योंकि हम मिक्सिंग इसीलिए करते हैं ऑर्बिटल्स की ताकि उनकी एनर्जी सेम बन जाए। तो मिक्सिंग करने के बाद बेटा 3 ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फिर बेटा मैंने आपको सिखाया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम लोग वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, या VSEPR, वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेटा जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, हम उनको क्या करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो बेटा ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको प्लेन में कैसे अरेंज करेंगे राधिका, 360/3, दैट मींस 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हम बेटा ये 3 ऑर्बिटल्स 120 के एंगल्स पे अरेंज करते हैं। और राधिका अभी हम जो बात कर रहे हैं ये इस पहले वाले कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने रेड कलर से मार्क किया। अब हम बेटा क्या करेंगे, इन 3 ऑर्बिटल्स को 180 के एंगल 120 के एंगल पे अरेंज करेंगे। तो ये बेटा हो गया आपका पहला ऑर्बिटल, ये आपका हो गया दूसरा ऑर्बिटल, और ये आपका हो गया तीसरा ऑर्बिटल। तो बेटा हमने इन तीनों को अरेंज कर दिया
120 के एंगल्स। तो राधिका अगर तुम देखोगी तो यहाँ पर बेटा 120 का ही एंगल्स है। ये देखिए इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है। इस लाइन को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस उसे कहते हैं जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और बेटा तुम कहो कि सर 3 ऑर्बिटल्स की तो आपने मिक्सिंग की, एक s और 2 p की, लेकिन एक ऑर्बिटल p का रह गया। देखो राधिका इधर देखो, जो एक ऑर्बिटल है वो p का रह गया। तो राधिका इस ऑर्बिटल का क्या नाम होता है जो रह जाता है? इस ऑर्बिटल का नाम होता है प्योर p ऑर्बिटल। और प्योर p ऑर्बिटल क्या होता है? गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो बेटा अगर ये आपका गिवन प्लेन है, कॉपी के प्लेन में है, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि ये है। ठीक है, तो आपका जो प्योर p ऑर्बिटल होता है वो ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो राधिका यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे नोट बना के लिख लो, प्योर p ऑर्बिटल लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हो गया बेटा, प्योर p ऑर्बिटल लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बेटा करना यहाँ पे बहुत छोटा सा काम है। अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरे कार्बन के लिए भी यही सेम कहानी बनाएंगे। आप सबसे पहले फिर से लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, और उसमें भी sp2 मिक्सिंग है तो sp2 मिक्सिंग करेंगे। तो देखो राधिका, उसमें sp2 मिक्सिंग करके 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीनों को अरेंज करेंगे ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो बेटा हम राधिका को 120 के एंगल्स पे दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। ये देखो राधिका, ये पहला ऑर्बिटल है, ये देखो ये दूसरा ऑर्बिटल है, और ये देखो ये तीसरा ऑर्बिटल है। तो बेटा मैंने ये अरेंज कर दिया। अब तुमको ये समझना होगा कि तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो राधिका ये देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो बेटा जब भी p ऑर्बिटल्स राधिका हमने बताया है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब px ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो राधिका यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कलर चेंज कर लिया है, मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर लिया है। तो बेटा ये देखो ये एक कार्बन है, और बेटा ये देखो ये कार्बन है। तो उस कार्बन और कार्बन के बीच में p ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, जिससे हमने क्या बना दिया? एक सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? लेटरल ओवरलैपिंग से। लेटरल ओवरलैपिंग यहाँ पर किसकी होगी? लेटरल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल्स। तो बेटा दूसरे कार्बन का भी पास एक प्योर p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि उसके पास भी sp2 मिक्सिंग हुई थी, और sp2 मिक्सिंग के पास उसके पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल रह गया था, जो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है। तो ये देखो ये प्योर p ऑर्बिटल है, ये गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है। और मैंने आपको बताया था कि p ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनता है। तो राधिका तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा कि कार्बन के बीच में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और प्योर p ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग से यहाँ पर पाई बॉन्ड बना। तो अब बेटा यहाँ पर हमारे पास और भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। तो वो किससे राधिका कंप्लीट करते हैं? हाइड्रोजन से। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 1, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1, उसकी ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1s के बाद जो है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर 1s का जो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे वो s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो 1s का ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो राधिका जैसे ऊपर पीछे स्ट्रक्चर में देखो बेटा, ये यहाँ पर बेटा 4 हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन के पास 1s में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा जो 1s में एक इलेक्ट्रॉन है वो आप दिखाइए। ये देखो राधिका, ये मैंने 1s में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, और s जो होता है s ऑर्बिटल, चाहे वो px के साथ ओवरलैपिंग करे, चाहे वो py के साथ ओवरलैपिंग करे, चाहे वो pz के साथ ओवरलैपिंग करे, क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है।
तो राधिका देख सकती हो चारों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल आए और p ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बना ले। तो राधिका ये स्ट्रक्चर होता है एल्कीन। तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ? Yes, sir. और अगर ना समझ में आया हो तो तुम दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ एल्काइन का, क्योंकि ये भी तो आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से बनेगा। तो राधिका सबसे पहले हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ एल्काइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? Sir, SP. हाँ, एल्काइन में sp होता है, क्योंकि एल्काइन जब हम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से होगा। ये देखो उसका स्ट्रक्चर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से होगा, और अगर तुम उसको ओपन करके बनाओ तो वो स्ट्रक्चर तुम्हारे ज्यादा काम का होगा। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो तुम कहोगी ये वाला सर जो कार्बन है इसके पास 2 सिग्मा है, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात तुम्हें क्लियर हो। अब तुम कहोगी सर वही सेम कहानी आप पूरी इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कार्बन लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। फिर बेटा ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट ये देखो, ये 2s है और ये 2p है। तो ये बेटा 2s हो गया, ये 2p हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या एक्साइटेशन होता है यहाँ पर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करके जा सकता है। लेकिन बेटा 2s का इलेक्ट्रॉन 3s में जंप करके नहीं जाता है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। इसलिए बेटा यहीं पर जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है वहीं पर हम लोग जंपिंग कराते हैं। मतलब 2s का 2p में हो सकता है, 3s का 3p में हो सकता है, 3s का 3p में हो सकता है, 3s का 3d में हो सकता है, लाइक दैट। तो बेटा ये अब हम लोग एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में पहुंच जाएगा और पूरी वही सेम कहानी चलने लगेगी। तुम कहोगी सर जो कार्बन है एल्काइन में वो sp हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो 2 की हुई है, एक s और p की। तो बेटा हम यहाँ पे sp मिक्सिंग करेंगे। ये देखो मैंने sp मिक्सिंग की, 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया एनर्जी बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए एनर्जी। तो हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट में 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम हो। और राधिका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? 360/2, दैट इज 180 के एंगल पे आप इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला ऑर्बिटल बनाइए, फिर दूसरा बनाइए और इस तरह से बनाइए ताकि उनके बीच का जो एंगल हो वो 180। तो राधिका देख सकती हो 180 के एंगल्स पे मैंने 2 ऑर्बिटल्स ये बना दिए हैं, ये 180 के एंगल्स पे बनाए। तो ये बेटा ये भी मैंने तुम्हारे सामने जो एक्सिस बनाई, इस एक्सिस को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब राधिका तुम कहोगी सर जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं तो उनका क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में? तो क्या कहेंगे बेटा? कहेंगे ये सर प्योर p ऑर्बिटल्स है, और सर प्योर p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं गिवन प्लेन के। प्योर p ऑर्बिटल्स लाइज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। इसका मतलब अगर तुम कहोगी ये सर x एक्सिस में है तो एक y में होगा और एक z में होगा। तो सर ये देखिए ये y वाला प्योर p ऑर्बिटल और सर ये z वाला हो गया, ठीक है सर। और सर x एक्सिस के अलोंग जो आपने 180 में बनाए थे उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। दोनों में जो आपने बनाए थे दोनों में 2 ऑर्बिटल्स बने हैं रिजल्टेंट जो 180 के एंगल पे अरेंज किए, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमने दिखा दिया। अब राधिका यही सेम कहानी हम लोग दूसरे कार्बन के साथ भी करेंगे। दूसरे कार्बन के लिए भी यही 180 के एंगल्स पे 2 ऑर्बिटल्स बिल्कुल इसी सेम कहानी से अरेंज हो जाएंगे। तो जब अरेंज हो जाएंगे तो राधिका तुम कहोगी सर यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सर यहाँ पर क्या बनेगा?
बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाए। तो राधिका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब तुम कहोगे सर वही प्योर पी ऑर्बिटल्स, तो प्योर पी ऑर्बिटल्स हम लोग बनाएंगे जो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। अगर ये x है तो एक y में होगा और दूसरा z में होगा। तो तुम कहोगे सर एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा दो पाई होते हैं, सिग्मा बन चुका है। ये देखो राधिका पी वाई ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, पी वाई ओवरलैपिंग करके बनाएंगे एक पाई बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पीजेड की ओवरलैपिंग से। तो ये देखो राधिका पीजेड की ओवरलैपिंग जो मैंने डिफरेंट कलर से दिखाई है, ये पीजेड की ओवरलैपिंग है, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा दूसरा पाई बॉन्ड। तो उससे बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है कि यहां पर किस तरह से एल्काइन का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। तो यहां पर हम लोग ने हेडिंग डाल देते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। अब राधिका यहां पर पूछा जाता है कि अगर कंपैरिजन करना हो तो इथाइन, इथीन और इथेन में कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं और आपसे पूछेंगे कि राधिका बताइए कि यहाँ पे आपको करना है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, बताएगी राधिका। बताओ बेटा कि एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, बताइए। तो ये बेटा हो गई एल्काइन, और उसके बाद हो गई एल्कीन, और उसके बाद हो गया एल्केन। तो राधिका बताओ तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। कौन होगा, एल्काइन। एल्काइन, बिल्कुल सही जवाब। एल्काइन की स्टेबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा होती है। तो राधिका इसका तुमको रीजन पता है। सर मैंने CH3 का आई सोच के आपको पता नहीं क्या रीजन बता रही हो, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बेटा इसका रीजन ये होता है कि आपको कॉपी में लिखवाया जाता है कि जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। समझिए हमारी बात। जैसे बेटा अगर हमको स्टेबिलिटी देखनी है तो तुम कहोगे सर स्टेबिलिटी के लिए तो पहले आप एक चार्ज लगा देते थे और उस चार्ज की स्टेबिलिटी को देखते थे कि वो चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। लेकिन सर यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, हम स्टेबिलिटी बताए कैसे। क्योंकि सर जो स्टेबिलिटी होती है वही एसिडिक स्ट्रेंथ भी होती है, जो स्टेबिलिटी का होता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होता है। तो सर अगर आप सबसे पहले स्टेबिलिटी यहाँ पे जज कैसे करें, तो हमने कहा अगर तुम्हें जज करने में प्रॉब्लम है तो अब एक काम कर लो, फिर तुम तीनों कार्बन से एक एक H हटा दो। तो तुम कहोगे सर इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। सर इस कार्बन पे भी माइनस चार्ज आएगा, और सर तीसरा वाला है उस कार्बन पे भी माइनस चार्ज आएगा। तो अब राधिका हम तुमसे पूछेंगे कि कौन सा माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो बेटा यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि O माइनस स्टेबल है कि O प्लस स्टेबल है, तो आप कहते हैं सर O माइनस स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो O होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, जिसके ऊपर O पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा न कि प्लस चार्ज। उसी तरीके से बेटा हम लोग यहाँ जब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं कि एक जगह हाइब्रिडाइजेशन एल्काइन में होता है sp, एक में होता है sp2, एक में होता है sp3। तो बेटा जब ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं तो यही चीजें डिसाइड करते हैं। कैसे, तुम कहोगे सर ये डिसाइड ऐसे करते हैं, ये जो कार्बन होते हैं आप इनमें s करेक्टर देखिए,
एस करेक्टर जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कैसे सर? एस करेक्टर्स में 2 ऑर्बिटल है तो उसमें एस करेक्टर कितना है? हाफ। उसमें 3 का ऑर्बिटल है तो उसमें एस करेक्टर 1/3 है। इसमें 4 है तो एस करेक्टर 1/4। तो सर मोर द एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा याद रखना, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा उस कार्बन पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज। तो तुम देख गई होगी कि बेटा सर जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तुमको याद रखना होगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस बात को हम एकदम सही से ऊपर एक बार बना देते हैं फिर से। तो ये बेटा था sp, ये था sp2 और ये था sp3। तो यहाँ पे बेटा s करेक्टर है हाफ, यहाँ पर है बेटा 1/3 और यहाँ पर है बेटा 1/4। तो याद रखिएगा जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये लिख लीजिए, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। और राधिका जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड्स उतने ज्यादा मजबूत होते हैं, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि कंपाउंड स्टेबल है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए। इसलिए बेटा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया मैंने? दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये होता है राधिका, इतना आपको याद रखना होगा कि एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स में एल्काइंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये बेटा ऑर्डर हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से ऑर्डर को हम लोग शो करते हैं। तो राधिका तुम्हें यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सर क्या कह रही हो? आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, मेरे को राधिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं आगे कंटिन्यू करता। राधिका क्या हुआ बेटा? सर C4 क्यों नहीं बन सकता? C2 मतलब 4 बॉन्ड्स के बाद। मतलब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 से ज्यादा होती ही नहीं है, इसलिए कार्बन 4 से ज्यादा 5 बॉन्ड तो ना बना लेगा। तो सर 2 कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी नहीं कर सकते? कैसे मतलब बेटा? सर जैसे O2 तो 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते, वैसे C2 नहीं हो सकता? C2 मतलब C2 का मतलब C2, ये C2 क्या करे? मतलब C2 क्या होता है? ये C2 थोड़ा ना एग्जिस्ट करता है। सर तो क्यों? C2 नॉन मेटल है, नॉन मेटल की गैस नहीं है। C2 मतलब C2 कोई गैस वैस नहीं होती है। और जो तुमने अपनी कोचिंग में पढ़ा होगा, वहां पे तुम्हारे नोट्स में था, तुमने वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जिनके बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नोट्स हमने तुम्हारी कॉपी में देखे थे, तुम्हारी कोचिंग में थे वहां पे। तो ये था, तो इसका रीजन ये होता है, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन तुमने कहीं पे पढ़ रखी थी ऑलरेडी। तो C2 एग्जिस्ट नहीं करता, ना C2 एग्जिस्ट करता है, ना ही He2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना?
तो He2 अगर तुम बना दोगी तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, Ne2 बना दोगी तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जब हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वो जीरो होता है, इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, और जब मेरे से पढ़ना तो हम तुमको समझा देंगे फिर से कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर of C2, He2, Ne2 is 0. Hence, they not exist. They are not exist. ये exist नहीं करते। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एल्कीन्स की रिएक्शंस को, क्योंकि हम लोग ने पिछले टर्म पे एल्कीन्स की रिएक्शंस कर ली थी। अब हम एल्कीन्स की रिएक्शन को एक पेज पे लिख देते हैं, क्योंकि एल्कीन्स की रिएक्शन जो होती है एल्कीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको एक पेज पे कैसे सजा देते हैं, देखो बेटा, उसको एक पेज में सजाने का एक तरीका होता है, तो हम तुम्हें सजा के दे देते हैं। सबसे पहले लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एक जनरल एल्कीन ले ली। जनरल एल्कीन लेने के बाद मैंने क्या किया, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, और लाइन ड्रॉ करने के बाद खूब सारी ये एल्कीन्स रिएक्शंस देगा। ठीक है, तो यहां से हम पहली रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम दूसरी लिखेंगे, फिर हम तीसरी लिखेंगे, फिर हम चौथी लिखेंगे, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे करके ये मैं यहाँ पे रिएक्शंस एक ही बार में सजा देता हूँ। चलो पहले जितनी है उतनी लिख देती हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, एक और 7। तो इस तरह से बेटा ये 7 रिएक्शंस हम अरेंज कर देते हैं। चलो देखो कैसे लिखते हैं, देखो तो सबसे पहले बेटा करना क्या होता है, जैसे आपने क्या देखा था कि एल्कीन का जब हम H2 निखिल के साथ करते हैं, H2 निखिल या रेनी निखिल भी होता है, 573 केल्विन से, तो ये क्या बना देता है, एल्केन। तो ये देखो बेटा ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फिर बेटा एक दूसरी रिएक्शन है Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मैंने बताया था ये दोनों Br जो है इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, CH2Br CH2Br। फिर बेटा मैंने एक बार बताया था HBr से कर सकते, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक जगह H लग जाएगा, एक जगह Br लग जाएगा, तो नॉर्मल है। फिर H2SO4 से भी होती है। H2SO4 से क्या होता है, कुछ नहीं होता है खास काम। H2SO4 से जब रिएक्शन होती है तो H2SO4 के साथ पहले अगर हम रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 से दो चीजें निकलती है, एक H+, एक HSO4-। तो जो H+ होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब एक के पास H+ चला जाएगा और एक के पास HSO4- चला जाएगा। तो बेटा कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो बाइसल्फेट आयन जाकर के जुड़ता है। बाइसल्फेट आयन क्या होता है, HSO4 होता है, तो एक जगह H लगता है, एक जगह HSO4 लगता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई महाशय आकर के लिख दे कि इसके आगे हमें इसकी रिएक्शन वाटर से करा दी, तो बेटा ये वाटर से करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल, CH3 CH2OH। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि अगर एल्कीन की H2SO4 से रिएक्शन होती है तो यहां पर आपको बहुत ही आसान सा काम करना होता है। आप क्या करेंगे, बाइसल्फेट आयन जो होता है वो HSO4- होता है, जैसे वाटर ब्रेक होता है H+OH-O, वैसे ही बेटा H2SO4 ब्रेक होता है H+OH-O। तो इस तरह से ब्रेकअप किया जाता है। अब बेटा हम नेक्स्ट लिखते हैं रिएक्शन, ये यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ, इस तरह से हम आगे रिएक्शंस लिखते हैं। तो ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं।
KMnO4 के साथ। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और राधिका तुम पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, कि मैंने इसका कहा था तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट याद रखना। बताओ बेटा। चलो, पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158। बिल्कुल उसी तरीके से याद रखना है जिस तरह से आप ग्लूकोज का याद रखते हैं। और ये KMnO4 से बहुत ही स्पेशल रिएक्शन होती है। इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये एक जनरल नाम होता है। इथेन 1,2 डाइऑल्टाइल होता ही है, लेकिन इसको इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इथाइलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ये बहुत फेमस है। या इसको कई लोग कहते हैं सिस ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं। सिस ग्लाइकॉल का मतलब ये होता है कि ये दोनों OH सेम पोजीशन पे नीचे की तरफ ही लगते हैं, इसलिए इसको सिस कहते हैं। और एक नीचे और एक ऊपर लगेगा तो उसको ट्रांस कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक, वाटर अगर प्रेजेंट कर दें तो राधिका इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बताओ। अगर हम ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक, वाटर लिखते हैं तो इस रिएक्शन को मैंने पिछले टाइम में बताया था, इसका नाम होता है ओजोनोलिसिस। क्या होता है? ओजोनोलिसिस। और मैंने आपको सिखाया था ओलो ओलो निकल। तो यहाँ पर बेटा CH2O बनेगा प्लस OCH2 बनेगा। इसका मतलब होता है HCHO। ये होता है HCHO। दैट मींस इसका मतलब बना 2 मोल HCHO। और राधिका HCHO का क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ओके। और बेटा अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं रेड हॉट एयर में, हाई प्रेशर पे पॉलीमराइजेशन कराते हैं, हाई प्रेशर, तो बेटा जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ऐसे केस में यहाँ जो बनता है वो पॉलीमराइज हो जाता है एल्कीन और पॉलीथीन बना देता है। क्या बना देता है? पॉलीथीन। इसको पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। CH2 के कई सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। क्या कहते हैं? पॉलीथीन। ओके, तो मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आ गया होगा कि एल्कीन की सारी रिएक्शंस मैंने एक जगह पे जो मेन थी वो हमने तुमको लिख करके बता दी। अब हम लोग एक दो और रिएक्शंस जो हो सकती हैं वो अभी लिख लेते हैं, जो और भी कुछ ठीक हो। तो राधिका इतना लिख लिया, हम आगे कंटिन्यू करें? यस सर। हाँ सर आप मुझे टिट्रेशन मेथड सिखा सकते हैं? बेटा हमको तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के तुम्हारी आवाज आ रही है। क्या कह रही हो? फिर से बोलो आराम से। सर आप मुझे टिट्रेशन मेथड सिखा सकते हैं? कौन सा मेथड? टिट्रेशन। ये टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन को टिट्रेशन कह रही हो? यही चीज है क्या? यस सर, मेरी हाँ, बुक में अच्छा मतलब मेरी मैम टिट्रेशन कहती है। अच्छा। नहीं नहीं, वो टिट्रेशन नहीं होता, इसको टाइट्रेशन कहते हैं। तो वो टाइट्रेशन सीखना चाहती हो तो टाइट्रेशन बेटा अभी इतनी जल्दी वैसे तो नहीं सिखाया जाता है। तो अभी किसमें पढ़ाया गया आपको टाइट्रेशन? टाइट्रेशन बेटा एक तरह की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ने के लिए अभी हम लोग को कई सारी चीजें जो और आनी चाहिए। तो टाइट्रेशन जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एक ऑक्सैलिक एसिड का होता है। आपके कोर्स में दो लोगों के टाइट्रेशन, एक ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं और एक मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन करते हैं। ये आपके कोर्स में ज्यादातर चलते हैं। और ये जो टाइट्रेशन होता है ये बेसिकली ऐसे जनरल नहीं बताया जाता है, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाता है स्कूल के अंदर, तो ये समझ में आता है। ऐसे ये बहुत रेयर बच्चों को समझ में आता है। तो टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करें। और इसका मतलब ये होता है कि
आप क्या करते हैं कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 158 होता है, इसकी बूंद बूंद करके हम लोग टपकाते रहते हैं। इसकी बूंद बूंद करके हम लोग ऑक्सैलिक एसिड पे टपकाते रहते हैं। और ऑक्सैलिक एसिड बेटा पहले से वो कलरलेस होता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है टपकाते टपकाते KMnO4 का कि वो अचानक पर्पल कलर पे कन्वर्ट हो जाता है। जब वो पर्पल कलर पे कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो टाइट्रेटिंग पॉइंट है, वो टाइट्रेशन पॉइंट है। वहां तक टपकाते टपकाते आपका जितना भी KMnO4 कंज्यूम होगा, उसकी मात्रा हम ml में मेजर कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि KMnO4 कितना खपत हुआ है, और वहीं पे KMnO4 को रोक देते हैं ड्रिजल फनल से, जहां पर उसका कलर अचानक चेंज कर देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं टाइट्रेटिंग पॉइंट। टाइट्रेटिंग पॉइंट का मतलब जहां पर आप जिसका भी टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन का मतलब आप उसका कलर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि ऑक्सैलिक एसिड अपनी पीएच को रेजिस्ट करके रखता है, अपनी पीएच को कमजोर नहीं होने देता है, जिसकी वजह से वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसकी वजह से उसकी पीएच ब्रेकआउट हो जाती है और वो अपना अचानक कलर चेंज कर देता है। उसी को कहते हैं टाइट्रेटिंग पॉइंट। और थिसिल पैनल पे जितना भी KMnO4 ऊपर से नीचे गिरता चला जाता है, उसकी मेजरमेंट उसमें लिखी रहती है। वो कभी 20 ml गिरता है, कभी 25 ml गिरता है, कभी कभी 30 ml भी गिर जाता है। तो बेटा ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हम लोग को पता होता है, उस वॉल्यूम से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। किसकी? KMnO4 की स्ट्रेंथ निकालने के लिए पूछी जाती है। तो ये सारे सब क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा ये टाइट्रेशन का मतलब होता है। तो टाइट्रेशन को इसी कहते हैं मतलब, लेकिन जब लैब में होता है तो ये ज्यादा समझ में आता है। और लैब में क्या होता है कि आपको पहले खुद से ही ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद से KMnO4 प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद उनका टाइट्रेशन करना पड़ता है। तो लैब में जाकर के ये सब हम लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं, और टीचर बताता है कि आप ऑक्सैलिक एसिड का कितना वॉल्यूम और उसकी कितनी मोलैरिटी लें। मोलैरिटी अगर गिवन होती है, वॉल्यूम गिवन होता है, तो आपको पता है मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड। और नंबर ऑफ मोल्स में ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट इन ग्राम आ जाएगा। उतना ही वेट इन ग्राम हम लोग ले करके उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका टाइट्रेशन करते हैं। तो ये लैब में हमको टीचर बताता है कि आपको कितना वॉल्यूम और कौन सी मोलैरिटी का क्या लेना है, ऑक्सैलिक एसिड लेना है। तो इसको आप KMnO4 की हेल्प से टाइट्रेशन करते हैं। KMnO4 पर्पल कलर का होता है, ये लैब में पहले से ही बना बनाया आपको दिया जाता है। तो इस तरह से हमें KMnO4 की मोलैरिटी पता होती है, और क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी पता होती है। ये सब यूज करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर में इसको निकालते हैं कि KMnO4 कितना यूज हुआ है। तो समझ में आया तुमको बेटा? यस। आवाज आई मेरी? समझ में आया? तो ये होता है बेटा टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में बेटा दो इक्वेशंस बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। उन इक्वेशंस का महत्व ये होता है कि उसमें A1 और A2 कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। उन कोफिशिएंट्स को यूज किया जाता है क्योंकि वो कोफिशिएंट्स बताते हैं कि ये इतने लीटर है तो ये कितना लीटर होना चाहिए। उनके मोल्स का रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है बेटा। तो बेटा हम तुम्हें एक रिएक्शन उसकी लिख करके बताते हैं। तो हमने तुमको ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम MnO4 माइनस लेते हैं तो वो बेटा एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, राधिका बताओ? MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? ओके, नहीं पता है। तो बेटा इक्वेशंस ऑफ टाइट्रेशन फिर कैसे करोगी? तुम्हें कुछ याद नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कुछ छोड़ दो। तो मेरे में नहीं है इक्वेशंस ऑफ टाइट्रेशन। हाँ, तो कैसे होता है इसमें? सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ टाइट्रेशन। तो देखो तुमको अब याद आएगा, हमने तुमको एक बार ऐसे लिख करके दिया था बेटा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं, ऐसे हमने तुमको बताया था कि MnO4 माइनस अगर एसिडिक मीडियम होता है तो ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है। एसिडिक मीडियम होता है तो ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है।
और मैंने बताया था कि MnO4 माइनस बेसिक अथवा न्यूट्रल मीडियम, बेसिक अथवा न्यूट्रल मीडियम, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट होता है? MnO2 में। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम दोबारा ऐसे याद रख लो कि MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, और MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO2। तो तुमने कहा होगा कि सर ये हमने कहाँ पढ़ा था, कुछ याद करा सकते हैं? तो हमने कहा बेटा ये तुमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शंस में। रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने तुमको बैलेंसिंग सिखाई थी, और बैलेंसिंग दो तरीके से होती है। मैंने तुमको सिखाई थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तुमको काफी सारा बताया था कि कैसे उसको यूज करके इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और वहीं पे हमने तुम्हारे नोट्स में लिखा था कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और MnO4 माइनस बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है। और ये होते क्या है, ये तो आप पिछले 3-4 टर्म से देख ही रही हैं कि एसिडिफाइड अगर पोटेशियम पर मैग्नेट दिया हो या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हो, ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब इसके साथ अगर ऑक्सैलिक एसिड आएगा तो ऑक्सैलिक एसिड बेटा किस में ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में ऑक्सीडाइज होता है। ये क्या करते हैं? ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किसमें? CO2 में। अब तुम कहोगे सर ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं याद है, तो हमने तुमको एक बार बताया था कि आप ओम्स गैप से याद रख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। तो बेटा ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगर आप इसका आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो आप ऊपर और नीचे से H हटा दीजिए, तो ये आपका ऑक्सलेट आयन बन जाएगा। तो उसको कहते हैं बेटा ऑक्सलेट आयन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं C2O4 2-। इसको हम लोग बेटा शॉर्ट में लिखते हैं C2O4 2-। तो राधिका याद रखना होगा कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सलेट आयन को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 में। मतलब ऑक्सैलिक जो होता है ऑक्सलेट आयन CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर आपको ऑक्सीडाइज भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझ लो कि भैया MnO4 माइनस क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो तुम चेक कर लो ये खुद यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेटा अगर यहाँ पर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएगी X+4 × -2 = -1। यानी यहाँ से Mn की ऑक्सीडेशन कितनी आई है बेटा? +7। कितनी आई है? +7। तो इसका मतलब देखो ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस होगा। जो रिड्यूस होता है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब बेटा तुम ऑक्सलेट आयन में और CO2 में निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तुम देखना इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होगी। जब लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे भी तुम निकाल के देख सकती हो। तो ये हो गया बेटा 2 × X + 4 × -2 = -2। This is 2x - 8 = -2. That means 2x = 6, यानी x = कितना आया? 3। और बेटा CO2 में तो तुम तुरंत निकाल सकती हो। CO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 4 होती है। तो देखो बेटा 3 से 4, तो तुम कहोगी यस सर 3 से 4 बढ़ रही है, उसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम ऐसे फर्जी टाइप नहीं बोल रहे, यहाँ पे सारी चीजें असलियत में हो रही कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट हो अथवा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि प्राइमरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है? हाँ बताओ बताओ बेटा, क्या पूछ रहे थे? हाँ, प्राइमरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है? कीटोन में। और टर्शियरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है? एल्कीन में। तो ये नोट्स में मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले बताया होगा। ओके,
तो यहां तक तुम्हें राधिका समझ में आया कुछ? यस सर। ओके, तो तुम्हें क्या समझ में आया बताओ हमको जरा, हम सुने। बताओ बेटा क्या समझ में आया? कि सर जब MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में होता है तो वो Mn+2 बन जाता है, मतलब वो रिड्यूस होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें Mn देख लो बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसका मतलब खुद रिड्यूस होगा। इसका मतलब जो रिड्यूस होता है वो बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ये सब कहने कहने के सब अलग अलग शब्द है। कई लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर कभी ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, कभी रिडक्शन बोल रहे हैं, कभी रिड्यूस बोल रहे हैं, कभी रिड्यूसिंग पावर बोल रहे हैं। ये सारे शब्द बस तुमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो टाइट्रेशन तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। ओके, तो तुम क्या कहोगी कि Mn की सर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 हो रही है, तो सर इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होने का मतलब उसकी बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छा होगा, इसका मतलब ये दोनों शब्द एक ही है। तो बेटा मैंने तुमको एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से काफी सारी बैलेंसिंग सिखाई थी। आज हम उस बैलेंसिंग का यूज करेंगे और आपको कम से कम एक टाइट्रेशन की इक्वेशन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है और वहीं पे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखो बेटा कैसे करता है। तो तुम कहोगे सर अब हम समझ गए। अब आप देखिए सर, आपने सिखाया था कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम है तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा। अब राधिका तुम पेन छोड़ दो, तुम मेरी स्क्रीन पे देखो, क्योंकि नोट्स तो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तब तुम तसल्ली से घर पे लिखना। तो बेटा हमने तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको बताया था कि इसको बैलेंस करना। तो तुमको बैलेंस करने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले एटम बैलेंस कर। तो Mn और Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। तो तुम कहोगी सर आपने बताया था कि जितने भी ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, और सर जितने H एक्स्ट्रा आ जाएंगे वो दूसरी तरफ सर हम H+ के फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो 8 H आ गए, तो 8 H+ के फॉर्म में मैंने ऐड कर दिया। अब सर चार्ज बैलेंस कर, इधर देखो राधिका बेटा, ये 8+ का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पे कितना चार्ज हुआ? 7+ का। यहाँ पे कितना चार्ज है ओवरऑल प्रोडक्ट साइड में? +2। तो हमने कहा बैलेंस करने के लिए बेटा तुम्हारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुम कहोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन आप इस तरफ ऐड कर दीजिए, क्योंकि 7 - 5 क्या होता है? 2। और सर वैसे भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऐड होंगे, क्योंकि ये रिडक्शन है। MnO4 माइनस का क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है। तो राधिका ये समझ में आई इक्वेशन? यस सर। अगली C2O4 -2, ये आयनिक फॉर्म में हम इक्वेशन लिख रहे हैं CO2। तो कहोगे सर ठीक है सर आगे। तो हमने कहा बेटा सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। तो देखो बेटा कार्बन हमने बैलेंस किया, उस चक्कर में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो बेटा अब क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी -2। दैट मीन्स बेटा क्या हुआ यहाँ पर? ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हुआ। अब राधिका मैंने आगे क्या बताया था आपको कि दोनों को इस तरह से ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। तो तुम कहोगी सर इसमें दूसरी इक्वेशन जो है इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सर जो पहली इक्वेशन है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतना करके आप ऐड कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो राधिका फाइनल आंसर तुम निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो बेटा। ये हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो तुम कहोगे सर आएगा 2MnO4 माइनस 2 8 जा 16 H+। और सर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो RHS में भी 10 आएंगे ऐड करने पे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे वाले से 5 आएगा,
plus 5C2O4 2 minus, that gives twice Mn plus 2, 5 to 10, 10 CO2, 2 4 8, 8 मोल वाटर। तो राधिका पूरी तरीके से इक्वेशन बैलेंस है। अगर आपको कोई समस्या हो तो हम दोबारा लिखे देते हैं, twice MnO4 minus plus 16H plus 5C2O4 2 minus, that gives twice Mn plus 2 plus 10 mole CO2 plus 8 mole water। तो राधिका ये तुमको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर बेटा MnO4 माइनस और C2O4 2 माइनस के मोल्स का जो रेशियो है वो 2:5 है। ये जो मोल्स का रेशियो है इसको यूज किया जाता है स्ट्रेंथ निकालने। जो स्ट्रेंथ कभी भी कहा जाता है तो उसका मतलब उसको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना। मोल्स पर लीटर में निकाल लो मोलरिटी और उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राधिका तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गई बेटा? यस सर। ओके, चलो अच्छी बात है बेटा। ये बड़ा कमाल की चीज है, याद रखनी होगी तुमको। ये क्वेश्चन आपसे अब पता नहीं कितनी दफे चलेगी आपके सामने, और ज्यादातर टीचर इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट सोचेंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसको बैलेंस करने का तरीका यही है जैसे मैंने इन 4 स्टेप्स में बैलेंस किया है, 2 स्टेप्स, और कोई इसका तरीका नहीं होता। तो उसको कौन सा मेथड कहते हैं बैलेंसिंग का? इसको कहते हैं बैलेंसिंग थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको कहते हैं बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड से बैलेंस करना काफी आसान होता है, ठीक है? तो ये बेटा मैंने तुमको सिखाया। ओके, अब बेटा जो है हो गया। तो राधिका तुम मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला जानती हो बेटा? नो सर। ओके, तो अब हम लोग बेटा इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग जहां पे थे हमने तुमको टाइट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और पता है जब एग्जाम में टीचर आता है, ये क्लास 10th में भी प्रैक्टिकल है, तो मेरे ख्याल से 10th में तुम्हारे स्कूल में कराया जाएगा। और जब टीचर आता है तो पता है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स देख करके ही पहचान जाएगा कि तुम्हें प्रैक्टिकल आता है कि नहीं, क्योंकि इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे जो टाइट्रेशन होता है बस यही 2 का किया जाता है, एक ऑक्सैलिक एसिड का, एक मोहर सॉल्ट। तो बेटा क्या होता है जब ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें एक बंसन बर्नर लिया जाता है, और जो बंसन बर्नर होता है अगर वो आपने सामने रखा होगा तो समझ लीजिए वो समझ जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल आता है, क्योंकि यहाँ पे बंसन बर्नर यूज किया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीडाइज होने से रुक जाए, प्रिवेंट किया जाता है। तो क्या होता है कि जो वाइवा लेने आता है टीचर या जो पूछने आता है कि प्रैक्टिकल कैसे किया, वो सामने देख के ही पहचान जाता है कि आप प्रैक्टिकल को आता भी है कि नहीं आता। अगर ऑक्सैलिक एसिड का आप बोलेंगे तो आपके सामने बंसन बर्नर रखा होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के दौरान। अगर नहीं रखा है तो वो आपको फंसा देगा और इतने क्वेश्चन पूछेगा कि आप बता नहीं पाएंगे। और अगर बंसन बर्नर नहीं रखा है तो समझ लीजिए वो फिर प्रैक्टिकल आपका होना चाहिए मोहर सॉल्ट के टाइट्रेशन का। तो मोहर सॉल्ट के टाइट्रेशन में बंसन बर्नर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में बंसन बर्नर की जरूरत होती। अब तुम कहोगे सर बंसन बर्नर क्यों लेते, हम घर से मोमबत्ती ले जाएंगे? नहीं बेटा, अगर तुम अपने घर पे टेस्ट ट्यूब लेकर के मोमबत्ती से गर्म करोगी
तो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब काली हो जाएगी पूरी, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका तुम्हें कलर ही नहीं समझ में आएगा, पूरी काली हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। लेकिन अगर बंसन बर्नर यूज करें, उसमें स्पिरिट डलती, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब को काली नहीं होने दी। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस। नेक्स्ट इक्वेशन, तो नेक्स्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। अब हम लोग एल्काइंस की जो पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती है वो भी आपके सामने लिखते हैं, जो भी एल्काइंस की पॉसिबल इक्वेशंस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब एल्काइंस की पॉसिबल इक्वेशंस लिखना, जो भी पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, एल्काइंस की पॉसिबल इक्वेशंस, तो सबसे पहली जो पॉसिबल इक्वेशंस होती है एल्काइन की, वो आप समझिए सबसे पहली पॉसिबल इक्वेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। ओके, तो देखो बेटा, CH2 CH2Br CH2Br प्लस KOH। अब राधिका यहाँ पे समझ लो, मैंने आप ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक्वस KOH लेते हैं तो क्या होता है, एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक्वस KOH नहीं ले रहे, अगर एक्वस KOH लेंगे तो OH लग जाए। हम यहाँ पे राधिका एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, दिस इज एल्कोहलिक KOH। और मैंने बताया था कि एल्कोहलिक KOH कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड आता है। कैसे आता है, यहाँ पे तो 2 मोल लिए एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे डबल 2 बार आ जाए, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन। तो बेटा इसका मैंने तरीका बताया था, एक कार्बन का Br दूसरे कार्बन का H, बोर्ड पे देखो, एक कार्बन का Br दूसरे कार्बन पे H, और फिर दूसरे कार्बन का Br इस कार्बन का H। तो बेटा इस तरीके से 2 बार निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। तो ये देखो बेटा एल्काइन बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेटा ये एल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप चाहें तो उसमें मेन प्रोडक्ट याद रख सकते हैं कि अगर हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन का एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा CH3 CH Br CH2 Br, ठीक है। तो अगर आपने फिर से अगर 2 मोल एल्कोहलिक KOH ले ली तो वही से काम फिर से हो जाएगा, मतलब बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया एल्काइन। इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है, प्रोपाइन। ओके, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। तो एल्कोहलिक KOH का फंक्शन हमने तुमको बेटा आज समझा दिया है, किस तरह से एल्कोहलिक KOH लेकर के आता है। चलिए बेटा अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा चलती है ये भी एग्जाम में, और अगर आप इसमें हेडिंग डालना चाहें तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, हायर एल्काइंस फ्रॉम इथाइन। हायर एल्काइंस, हायर एल्काइंस फ्रॉम इथाइन। ये भी आप इसमें हेडिंग डाल देते हैं कि आप हायर एल्काइंस बना लेंगे यूजिंग इथाइन। कैसे बनाएंगे देखते हैं अभी। बेटा ऐसा होता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप कोई एल्काइन लिखते हैं तो एल्काइन का जो कार्बन होता है
उस कार्बन से जो जुड़ा H होता है वो एसिडिक H होता है। उस कार्बन से जुड़ा H एसिडिक H होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि एसिडिक H उसे कहते हैं जहां पर H प्लस के बाद निकालने पर जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है वो स्टेबल होना चाहिए, तो ही तो वो H एसिडिक H होगा। एसिडिक H उसे कहते हैं जो इजिली बाहर निकल जाए, मतलब बाहर निकलने के बाद जो भी चार्ज क्रिएट करे वो चार्ज क्या हो, वो चार्ज स्टेबल हो। तो बेटा एल्काइन के साथ जो H होता है वो एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H है, इसलिए वो एसिडिक H होगा। और बेटा इस एसिडिक H को हम लोग बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के लिए हम लोग लेते हैं NaNH2। ठीक है, क्या लेते हैं? इसका नाम होता है NaNH2। इसको हम लोग बेटा कहते हैं सोडामाइड। इसको क्या कहते हैं? सोडामाइड। इसका नाम होता है सोडामाइड। और बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? इसकी रिएक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया से। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। तो बेटा यहां पर क्या होता है, वो एसिडिक H रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। देखो कैसे सॉल्ट बना, क्योंकि आपने बताया था कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एल्काइन की, इसका मतलब ये एसिड है। और मैंने आपको बता रखा है क्लास 9th में, 8th में, 7th में कि किसी भी एसिड के H को हटा करके मेटल से रिप्लेस कर तो उसका सॉल्ट बनता है। तो देखो बेटा मैंने एक H हटा करके उसको मेटल से रिप्लेस कर दिया, ये सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट 100% आयनाइजेबल होते हैं, तो अगर आप प्लस माइनस दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं, ये आपका मन है। ठीक है, प्लस माइनस अगर आप दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं, ये आपका मन है, वरना इतना भी लिखे रह सकते हैं। प्लस इसमें अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो बेटा ये जो अभी हमने कंपाउंड लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड। इसका नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड। इसका नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड। और बेटा ये रिएक्शन ऐसे कंटिन्यू होती चली जाती है। अब हम लोग आगे फायदा उठाते हैं सॉल्ट का। ये जो कार्बन के साथ सोडियम लगा हुआ है, अब ये हायर एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एल्किल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं, और एल्किल ब्रोमाइड को कुछ इस तरह से उल्टा करके लिखते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें NaBr बाहर निकल जाता है और आपका एक लोअर एल्केन से हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो बेटा एक लोअर एल्केन से हायर एल्केन में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है ना? आप इस रिएक्शन को और बड़ा एल्किल हैलाइड लेकर के भी और बड़े हायर एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर सॉल्ट लेना है, सॉल्ट लेने के बाद ही आप कन्वर्ट कर पाएंगे, इसलिए आप डायरेक्टली सॉल्ट ले लीजिए Cl प्लस Br CH2 CH3। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये NaBr बाहर निकल आएगा और ये फिर से वही काम हो जाएगा, ये लोअर एल्केन से हायर एल्केन में कन्वर्ट हो गया और NaBr बाहर निकल गया। इस तरीके से होता है। तो ये बेटा करने का तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं, और बड़ा भी ले सकते हैं। तो एक लोअर एल्केन, समझ गए होंगे आप किस तरह से हम करना आपको सिखा रहे हैं। तो अब हम इस मेथड को जनरलाइज करके लिख देते हैं। अब हम इसको मेथड को जनरलाइज करके लिख देते हैं कि दिस मेथड is mainly used to convert lower alkynes to higher alkynes ये बेटा हो गया। अब बेटा इसको हम लोग और आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा इसको जनरल मेथड कर लिखने का तरीका, RC
ट्रिपल बॉन्ड CH plus Na in presence of liquid ammonia, तो ये बन गया आपका RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और उसकी मैंने बताया था अगर हम इसकी ये जनरल मेथड मैंने लिख दिया, और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराएंगे, RI से या RBR से, किसी से भी करा दीजिए, तो IR मैंने लिख दिया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस NaI बाहर निकल। तो ये बेटा एक हायर एल्केन आपको ऑब्टेन हो सकता है, हायर एल्केन। तो बेटा इस तरह से आप हायर एल्काइन ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये दोनों RR मैंने अलग अलग कर दिए, तो अलग अलग एल्कीन ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। उस तरह से किया जाता है। तो राधिका का समझ में आया? यस सर। अब बेटा आज की लास्ट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, हेडिंग डालिए, by dehalogenation of haloforms, by dehalogenations, by dehalogenations, dehalogenations of haloforms। राधिका अगर तुमने हेलोफॉर्म कहीं नहीं देखा तो तुम्हें बता देते। हेलोफॉर्म का मतलब जैसे आप क्लोरोफॉर्म लिखना जानते हैं, तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। वैसे ही बेटा ब्रोमोफॉर्म लिखना जानते हैं, तो होता है CHBr3। वैसे ही बेटा आयोडोफॉर्म लिखना जानते हैं, ये होता है CHI3। तो बेटा इसको कहते हैं हेलोफॉर्म्स। तो हेलोफॉर्म्स की डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोफॉर्म्स होंगे, उसमें से हेलोजन बाहर निकाल, जैसे CHCl3 उसमें Cl3 बाहर निकल गया और CH कन्वर्ट हो गया एल्काइल। कैसे कन्वर्ट हुआ देखिए, पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 भी तुम्हारे पास आएगा, उसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। अपने आप से लिख लो। पहले हम लोग थोड़ा इसमें लिख लेते हैं ताकि भूल न जाए। लिखा है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। स्पेशली मैंने तुमको इंडिकेट कर दिया कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म नहीं। ऑन हीटिंग with silver powder undergo dehalogenation to form ethyne, undergo dehalogenation to form ethyne। ये तो बेटा इसकी हम लोग रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। वो है CHCl3 प्लस 6Ag प्लस, फिर से लीजिए CHCl3 और उल्टा करके लिख लीजिए CHCl3 फिर से लीजिए और उल्टा करके लिख लीजिए, ताकि आप उसको हीट करें तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि 6AgCl आपको बाहर निकालना है और CH और CH आपस में जुड़ जाएंगे तो एल्काइन बन जाएगी। सिमिलरली अगर आप आयोडोफॉर्म लेंगे तो उसमें भी आप इस तरह से लिखिए, I3CH उल्टा करके लिख लीजिए, इसको हीट करिए और आपके पास CH
ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ते ही आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्काइन का। 6 AgA बाहर निकल आए। तो बेटा ये जितने नोट्स हैं इनको आप दोबारा जरूर लिखिएगा, वरना आपको रिएक्शंस याद नहीं रहेंगी कि कौन सी रिएक्शन किस तरह से की गई। तो ये सारे नोट्स मैंने आपकी स्क्रीन पे एक एक करके निकाले, इनको आप फिर से बनाइएगा, वरना आपको स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन नहीं याद रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन नहीं याद रहेगा। तो राधिका हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर।